वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सिर्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। तो उत्तर में मौर्यों से सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी हुए शुंग, उसके बाद कर्ण। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए और बीच में करीब 100 वर्षों तक व्यवधान हुआ। ठीक है, तो मध्य भारत में जो मौर्यों के बाद जो उत्तराधिकारी थे उनके वो थे सातवाहन। ठीक है, उसके बाद पुराणों में उल्लेखित आंध्र और ये सातवाहन एक ही माने जाते हैं और आंध्र शासन का उल्लेख है, यानी पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है, सातवाहन का नहीं। और ये पुराणों में जो आंध्र शासक हैं उन्हीं को सातवाहन माना जाता है। कुछ पुराणों के अनुसार आंध्रों ने 700 वर्षों तक शासन किया और उनकी राजधानी औरंगाबाद जिले में गोदावरी पर स्थित प्रतिष्ठान, जो कि आधुनिक पैठान है, वो थी। फिर आगे देखते हैं, इन्होंने जो सातवाहन थे इन्होंने ब्राह्मण वंश होने का दावा किया था और दैहिक अनुष्ठानों का निष्पादन किया था। कृष्ण, वासुदेव जैसे देवताओं की पूजा करते थे और नागानिक के नानी घाट गुफा अभिलेखों से जाहिर होता है कि जो सतकर्णी प्रथम द्वारा निष्पादित महान यज्ञों का ये उल्लेख करते हैं। ठीक है, जो नानी घाट गुफा अभिलेख है ये सतकर्णी प्रथम द्वारा निष्पादित महान यज्ञों का उल्लेख करते हैं। और ये याद रखिएगा, ब्राह्मणिज्म का ये अपना ब्राह्मण वंश होने का ये दावा करते थे। फिर इस वंश से संबंधित राजाओं की अन्य विलक्षण विशेषता उनकी मातृ नाम का इस्तेमाल करना था। ठीक है, ये माताओं का नाम यूज़ करते थे, जैसे गौतमी पुत्र, विशिष्ट पुत्र। हालांकि वे किसी भी तरह से मातृवंशी या मातृसत्तात्मक नहीं थे, माताओं का लेकिन नाम यूज़ करते थे। और सातवाहनों ने दक्षिणा पथ्यपति यानी दक्षिण पथ का स्वामी की पदवी भी ग्रहण की थी। फिर है, सातवाहन इतिहास में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि के शाही अनुदान देने की प्रथा शुरू करने के लिए भी जाना जाता है, जिसमें कर छूट से भी जुड़े हुए लोग शामिल थे। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं देख ली ना। पुराणों में आंध्र के नाम से, बाकी माताओं का नाम यूज़ करते थे और ब्राह्मण वंश होने का दावा करते थे और साथ में दक्षिण पथ्यपति यानी दक्षिण पथ का स्वामी। अब एक एक करके देख लेते हैं राजाओं के बारे में। सिमुक देखिए, सिमुक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसको शुंग और कण्व शक्ति का नायक भी कहा गया है और पुराणों में इसको आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। ठीक है, आंध्र क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पुराणों में आंध्र शब्द का उपयोग हुआ है आंध्र शासकों का, ना कि सातवाहनों को, और उन्हीं को आंध्र और सातवाहन को एक ही माना जाता है। फिर नागनिका के नाना घाट अभिलेख में इसका चित्र भी बना है। अब है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये सातवाहन वंश का महानतम शासक था और अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा है गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। इसने शकों को हराया, अनेक क्षत्रिय शासकों का नाश किया। उसका दावा है कि छहरात वंश का इसने नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु जो था यानी नहपान, इसका शत्रु था नहपान, जो कि छहरात वंश का शासक था और इसका इन्होंने नाश किया क्योंकि नहपान को इन्होंने हराया था। फिर इनका ये दावा भी सही है क्योंकि नहपान के जो 8000 से अधिक चांदी के सिक्के हैं ये नासिक के पास मिले हुए हैं। ठीक है, और उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह भी हैं। फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी ने राजराजा और महाराजा की पदवी ग्रहण की थी। राजराजा, महाराजा और एकमात्र ब्राह्मण, ये इनके बारे में याद रखिएगा। फिर रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में भी स्पष्ट है कि अपने शासन के अंतिम दौर में गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों के कदर्मक वंशों के हाथों संभवतः कुछ विजित छरहता क्षेत्रों को खो दिया था। फिर गौतमी पुत्र के उत्तराधिकारियों ने 220 ईस्वी तक राज्य किया था। इसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी विशिष्ट पुत्र पुलमामी के सिक्के और अभिलेख आंध्र में पाए गए हैं, जो कि बताते हैं कि यह क्षेत्र दूसरी सदी के मध्य तक सातवाहन राज्य का अंग बन चुका था। फिर आगे बढ़ें तो जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार जो पुलमावी थे उन्होंने रुद्रदमन की पुत्री से विवाह किया था और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी एकमात्र सातवाहन शासक हैं जिनका आंध्र प्रदेश के अमरावती में लेख मिलता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये एकमात्र सातवाहन शासक है जिनका आंध्र प्रदेश के अमरावती में लेख मिलता है। ये है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। शकों ने कोंकण समुद्र तट मालवा पर अधिकार करने के लिए सातवाहनों के साथ पुनः संघर्ष छेड़ दिया था। सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदमन प्रथम, ठीक है ना, इन्होंने सातवाहनों को 2 बार हराया था, मगर जो वैवाहिक संबंध थे विशिष्टिपुत्र पुलमावी के साथ में, इसके कारण इन्होंने नाश नहीं किया। बाद में एक राजा यज्ञश्री सातकर्णी, इन्होंने उत्तर कोंकण और मालवा को शक शासकों से वापस ले लिया था। वह व्यापार जल यात्रा का प्रेमी था और उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी पाए जाते हैं। इस पे जहाज का चिन्ह जल यात्रा, समुद्री व्यापार के प्रति उसका जो प्रेम है वो दिखाता है। फिर जो सातवाहन वंश है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। सातवाहन काल में दक्कन की भौतिक संस्कृति में स्थानीय उपादान और उत्तर के वैशिष्ट्य दोनों का मिश्रण है, और इन्होंने करीमनगर और वारंगल के लौह अयस्कों का उपयोग किया होगा, क्योंकि उन दोनों जिलों में पता लगता है कि महापाषाण काल में लोहे की खादान थी। फिर है ईसा से पूर्व और बाद की सदियों में कोलार क्षेत्रों में भी प्राचीन स्वर्ण खादानें होने के साक्ष्य मिले हैं। फिर है स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि कुषाणों की तरह सोने के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए थे। ठीक है, सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, इसका मतलब सोने को वो बहुमूल्य धातु के रूप में देखते थे, और उसके अधिकांश सिक्के जो हैं वो शीशे के हैं, जो कि दक्कन में पाए जाते हैं। फिर पोटीन, तांबे, कांसे की मुद्राएं भी चलाईं। उत्तर दक्कन में ईसा की आरंभिक सदियों में सातवाहनों की जगह आने वाले इक्ष्वाकुओं ने भी सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि जो इक्ष्वाकु हैं और सातवाहन हैं, इन दोनों ने जो दक्कन के जो खनिज क्षेत्र हैं उसका उपयोग किया था, उन खनिज स्रोतों का उपयोग किया था। अब इनकी भाषा देख लें तो सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत, और सभी अभिलेख भी इसी भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि। और सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी। पहली में तो सामंत राजा कहलाता था और उसको सिक्का ढालने का अधिकार रहता था। दूसरी में महाभोज कहलाता था और तीसरी में सेनापति। ठीक है, राजा, महाभोज और सेनापति 3 श्रेणियाँ थी। ठीक है, फिर सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की भी प्रथा प्रारंभ की थी। जो आबाद भूमि और ग्राम दान में दिए जाते थे, उन्हें राजपुरुषों और सैनिकों के हर कोटि के राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त घोषित किया जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मगध साम्राज्य का मुक्त घोषित किया जाता था। तो ये हमने देख लिया कंप्लीट सातवाहन वंश के बारे में। अब देखेंगे हम अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए, अपना सिलेबस आपका कंप्लीट यहाँ पे कवर कराया जाएगा। ये चैनल आपके स्टेट पीसीएस के लिए, वनडे एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट जीएस कवर कराया जा रहा है, मंथली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू सब कुछ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।